नमस्कार। आज हम भारतीय मुस्लिम समाज के अंदर के एक बहुत अहम सदियों पुराने संघर्ष पर बात करने वाले हैं। ये है पसमानदा आंदोलन और हमारे पास पसमानदा डेमोक्रेसी का एक लेख है जो इसकी कहानी बताता है। जी, और पसमानदा जैसा कि नाम से ही जाहिर है, मतलब वो जो पीछे छूट गए हैं। हाँ, ये शब्द दरअसल भारत के देसी, आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग से आने वाले मुसलमानों के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब जिन्हें सामाजिक और आर्थिक तौर पर आप कह सकते हैं हाशिए पर रखा गया है। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस लेख के जरिए हम इस आंदोलन की जड़ें समझें, इसके मुख्य किरदार कौन थे, कैसे ये आगे बढ़ा, क्या चुनौतियां आईं। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो कहानी की शुरुआत होती है बाबा कबीर से। लेख कहता है कि शायद वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इतनी खुलकर, इतनी मुखरता से भारत में इस्लाम के अंदर ही जो जातिवाद था, ऊंच नीच थी, उसके खिलाफ आवाज उठाई। जी, उन्होंने बेखौफ होकर अशराफ यानी जो खुद को ऊंची जाति का मानते थे, उन मुस्लिम उलेमाओं की आलोचना की। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि कैसे जो स्थापित व्यवस्था थी, जो अशराफ तबका था, उसने उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की। अच्छा, कैसे? उन पर कुफर का फतवा लगा दिया गया, मतलब उन्हें धर्म विरोधी कह दिया। यहाँ तक कि कहा कि वो मुसलमान ही नहीं है। अरे, इसका मकसद साफ था कि जो आम पसमानदा मुसलमान हैं वो उनकी बातों में ना आए, उनसे प्रभावित ना हो और अशराफ का जो दबदबा है वो बना रहे। ये दिखाता है कि मतलब जब भी कोई सुधार की बात करता है, खासकर धर्म के दायरे में, तो कितना प्रतिरोध होता है। सत्ता आसानी से अपनी पकड़ नहीं छोड़ती। सही बात है। फिर कई सदियों बाद बाबा कबीर की इसी सोच को एक संगठित रूप देने का काम किया मौलाना अली हुसैन आसिम बिहारी ने। उनका समय था 1890 से 1953। जी हाँ, आसिम बिहारी। उन्होंने एक संगठन बनाया, जमियतुल मोमिनीन, जिसे मोमिन कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। और ये कोई छोटा मोटा संगठन नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका फैलाव भारत के अलावा नेपाल, श्रीलंका, बर्मा तक था। मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बन गया था ये तो। आसिम बिहारी का विजन वाकई बहुत बड़ा था। उन्होंने सिर्फ विरोध ही नहीं किया, बल्कि समाज को खड़ा करने का काम भी किया। सोचिए, उन्होंने वयस्कों की शिक्षा के लिए बाकायदा पंचवर्षीय योजना बनाई। अच्छा, पंचवर्षीय योजना जी। और पसमानदा मुस्लिम महिलाओं के लिए स्कूल खोले। उस जमाने में ये क्रांति जैसा था। हाँ, बिल्कुल। जातिवाद पर तो उन्होंने सीधा हमला बोला ही, और वो भारत के बंटवारे के भी सबसे बड़े विरोधियों में से थे। और एक बहुत महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया, अलग अलग पसमानदा जातियों को जोड़ने का। जैसे बुनकर हैं अंसारी, सब्जी वाले हैं राइन, कसाई हैं कुरैश। इन सबके जो छोटे छोटे संगठन थे, उनको मान्यता दी, एक मंच पर लाने की कोशिश की। बोर्ड ऑफ मुस्लिम वोकेशनल एंड इंडस्ट्री क्लासेस बनाया। ये बहुत बड़ी बात थी उस वक्त। और ये आवाजें सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं थीं, जैसा लेख बताता है। जी। उसी दौरान बंगाल में भी एक बड़ा आंदोलन चल रहा था। जी, फराइजी आंदोलन। हाँ। हाजी शरीयतुल्लाह ने शुरू किया था। 1761 से 1840 उनका समय था। हाँ, तो इस आंदोलन की क्या खास बात थी? इसकी खास बात थी इसका क्लास कैरेक्टर, मतलब वर्गीय चरित्र। ये मुख्य रूप से कामगार जातियों का, किसानों का आंदोलन था। और इसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बल्कि हिंदू समुदाय के जो निचले तबके के लोग थे वो भी शामिल थे। ये हमें याद दिलाता है कि पसमानदा संघर्ष सिर्फ मजहबी पहचान का मामला नहीं, बल्कि वर्ग और आर्थिक मुद्दों से भी जुड़ा है। ये तो बहुत अहम बात है। और दिलचस्प ये भी है कि अशराफ तबके ने हाजी शरीयतुल्लाह को नीचा दिखाने के लिए उन्हें जुलाहों का पीर यानी बुनकरों का संत कहकर मजाक उड़ाया। शायद इसलिए कि आंदोलन में बुनकरों की संख्या ज्यादा रही होगी। लेकिन ये आंदोलन चलता रहा। बाद में दादू मियां और नोया मियां जैसे नेताओं ने इसे संभाला और ये विभाजन तक सक्रिय रहा। मतलब विरोध के बावजूद जमीनी पकड़ मजबूत थी। अच्छा, और उधर पंजाब में, जो अब पाकिस्तान में है? हाँ, पंजाब में थे आगरा सुहत्रा। 1905 से 2006 तक उनका जीवन काल रहा। उन्होंने भी मुस्लिम समाज में जाति को खत्म करने की आवाज उठाई। तुमन मुस्लिम शेखां बना और फिर देहाती मजदूर तंजीम। उन्होंने शिक्षा पर बहुत जोर दिया। लेख बताता है करीब 80 स्कूल खुलवाए उन्होंने। 80 स्कूल? जी। और वो मजदूर किसान पार्टी के साथ भी मिलकर काम करते रहे। उन्हें आगा खां सहूत्रा के नाम से भी जाना जाता है। तो एक पैटर्न साफ दिख रहा है। अलग अलग इलाकों में लगभग एक ही समय लोग एक जैसे मुद्दों, जाति, अशिक्षा, मजदूरों के हक के लिए लड़ रहे थे। बिल्कुल, भले ही वो सीधे जुड़े ना हो, पर समस्या की जड़ें गहरी और एक जैसी थी। चलिए वापस आसिम बिहारी और मोमिन कॉन्फ्रेंस पर आते हैं। लेख कहता है कि उनकी शुरुआती रणनीति ये थी कि संगठन को सीधे राजनीति से दूर रखा जाए।
पहले सामाजिक सुधार, लोगों में चेतना जगाना। हाँ, ऐसा लगता है। उन्होंने वो जो अलग अलग पसमानदा जातियों के संगठन थे उन्हें मिलाकर एक साझा मंच बनाया, जैसे वो बोर्ड ऑफ मुस्लिम वोकेशनल एंड इंडस्ट्री क्लासेस। शायद उनका मानना था कि पहले समाज अंदर से मजबूत हो। ये कई सामाजिक आंदोलनों में देखने को मिलता है ना, कि पहले जमीन तैयार करें या सीधे राजनीतिक लड़ाई लड़ें। जी, ये क्लासिक दुविधा है। आसिम बिहारी शायद पहले सामाजिक आधार को मजबूत करना चाहते थे। शायद उन्हें लगता था कि बिना मजबूत सामाजिक चेतना के राजनीतिक सफलता टिकाऊ नहीं होगी। लेकिन फिर राजनीति में आना पड़ा। लेख के अनुसार कार्यकर्ताओं का दबाव था या शायद वक्त की मांग थी। हाँ, तो फिर उन्हें मुस्लिम लेबर फेडरेशन नाम से एक राजनीतिक दल बनाना पड़ा। लेकिन इस शर्त पर कि जो मूल सामाजिक आंदोलन है वो पीछे न छूटे। जी, और इस फेडरेशन ने कामयाबी भी हासिल की आजादी से पहले के चुनावों में। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। आसिम बिहारी के निधन के बाद क्या हुआ? लेख का विश्लेषण ये है कि उनके बाद जो नेता आए उनमें शायद वो दूरदर्शिता, वो संतुलन बनाने की क्षमता थोड़ी कम थी। उनका फोकस सत्ता में हिस्सेदारी पाने पर ज्यादा हो गया। अच्छा। कांग्रेस से गठबंधन किया, राजनीतिक पद भी मिले, लेकिन जो जमीनी सामाजिक आंदोलन था उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। तो मतलब आंदोलन का फैलाव कम हो गया? हाँ, वो जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन था वो धीरे धीरे सिमटकर दिल्ली और बिहार के कुछ इलाकों तक, और खासकर अंसारियों यानी बुनकरों का एक राजनीतिक मंच सा बनकर रह गया। और क्या इसे कमजोर करने में कुछ अंदरूनी वजह भी थी? लेख इस तरफ भी इशारा करता है। कहता है कि अशराफ तबके ने पसमानदा समाज को बांटने की कोशिश की, मसलक और फिरकों के आधार पर, मतलब अलग अलग धार्मिक विचारधाराओं के नाम पर। नारे दिए गए जैसे इस्लाम खतरे में है या मजहबी एकता जरूरी है, ताकि जो असली सामाजिक आर्थिक मुद्दे हैं उनसे ध्यान हट जाए। अच्छा, ये बांटो और राज करो वाली रणनीति? बिल्कुल। ये अक्सर होता है कि जो हावी समूह होता है वो हाशिए के समूहों को अंदरूनी तौर पर बांटकर उनकी एकता को तोड़ता है। ये एक बड़ा सबक है कि कैसे अंदरूनी फूट किसी भी आंदोलन को कमजोर कर सकती है। तो जब मोमेंट कॉन्फ्रेंस का असर कम हो रहा था, कहानी महाराष्ट्र पहुंचती है। शब्बीर अंसारी का नाम आता है। जी, शब्बीर अंसारी एक नए नेता के तौर पर उभरे। उन्होंने महाराष्ट्र राज्य मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जो बाद में ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन यानी AIMOBCO बना। उनका क्या मुख्य योगदान रहा? उनका काम बहुत अहम साबित हुआ, खासकर मंडल कमीशन लागू होने के बाद। मंडल कमीशन यानी पिछड़े वर्गों के आरक्षण वाला मामला? हाँ, तो कमीशन लागू तो हो गया, लेकिन महाराष्ट्र में कई पसमानदा जातियों को ओबीसी लिस्ट में शामिल ही नहीं किया गया था। शब्बीर अंसारी ने इसके लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, देश भर में रैलियां की, प्रदर्शन किए। अकेले या और भी लोग थे साथ में? नहीं, और लोग भी जुड़े। विलास सोनवाने का नाम आता है, और मशहूर फिल्म एक्टर दिलीप कुमार साहब ने भी उनका साथ दिया था। अच्छा, दिलीप कुमार ने भी? जी। आखिरकार महाराष्ट्र सरकार को उनकी मांग माननी पड़ी और लगभग सभी मुस्लिम पिछड़ी जातियों को राज्य की ओबीसी सूची में शामिल किया गया। ये दिखाता है कि राज्य स्तर पर संगठित होकर लड़ना कितना जरूरी है। और भी कुछ नाम हैं जो शायद उतने जाने पहचाने ना हो लेकिन काम कर रहे थे, जैसे महाराष्ट्र के बीड जिले के इकबाल पेंटर। हाँ, इकबाल पेंटर साहब, लेख बताता है कि वो अब लगभग 90 साल के हैं। उन्होंने मुस्लिम भट्ट के विमुक्त जाति जमाती संगठन के जरिए मराठवाड़ा इलाके में जो पसमानदा आदिवासी जनजातियां हैं उनके लिए दशकों काम किया है। और उनके किताब का भी जिक्र है, न्याय प्रतीक्षित। जी, और वो किताब उन 70-80 गुमनाम सी पसमानदा जातियों का एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ये बहुत बड़ा काम है। इतिहास अक्सर बड़े नेताओं को याद रखता है, लेकिन इकबाल पेंटर जैसे लोग जो हाशिए के भी हाशिए पर पड़े लोगों के लिए काम करते हैं, उनका योगदान अनमोल है। बिल्कुल। इसी तरह असम की बराक घाटी से फयाजुद्दीन अहमद का नाम है। फयाजुद्दीन अहमद 1929-1991। उन्होंने 1960 में मछुआरा समुदाय के लिए निखिल कछार मुस्लिम फिशरमैन फेडरेशन बनाया, लेकिन उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी। बहुत भारी कीमत। अशराफ उलमा ने उनके खिलाफ फतवा दे दिया, धार्मिक बहिष्कार। 2 साल तक उन्हें अपने परिवार के साथ समाज से बाहर रहना पड़ा। सोचिए, उनकी नाव पर कोई चढ़ता नहीं था, उनसे कोई मछली खरीदता नहीं था। ये तो बहुत मुश्किल रहा होगा। बेहद मुश्किल। सामाजिक बहिष्कार, वो भी अपने ही लोगों से, बहुत पीड़ा देता है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, बहुत गरीबी झेली, पर शिक्षा का महत्व समझा। खुद गांव में स्कूल खोला, बच्चों को पढ़ाया। ये जो व्यक्तिगत साहस होता है ना, यही आंदोलन को जिंदा रखता है। और उन्होंने भी लिखा? हाँ, उनकी किताब आमी अमार समाजे जुन्नू की कोरिया छी, यानी मैंने अपने समाज के लिए क्या किया है।
ये सब दस्तावेज आंदोलन की विरासत हैं। अब आते हैं पिछली सदी के आखिरी दशक पर, 90s में। यहाँ लगता है आंदोलन को एक नई जान मिली। जी, ऐसा लगता है। राइन समुदाय से जो सब्जी बेचने या कबाड़ी के काम से जुड़े हैं, डॉक्टर एजाज अली जो पेशे से सर्जन हैं, वो एक बड़े नेता बनकर उभरे। डॉक्टर एजाज अली, इन्होंने बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा बनाया जो बाद में यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा बना। इसका असर बिहार और दूसरे राज्यों में भी हुआ। और इसी दौर में एक और अहम घटना हुई, एक किताब आई, मसावात की जंग। बिल्कुल, पत्रकार अली अनवर की किताब। आसिम बिहारी के दौर के बाद ये पसमानदा आंदोलन का एक और बहुत मजबूत वैचारिक दस्तावेज मानी गई। अली अनवर ने सिर्फ किताब ही लिखी? नहीं, उन्होंने पसमानदा आवाज नाम की पत्रिका भी शुरू की। और ये जो शब्द है पसमानदा, इसको लोकप्रिय बनाने में उनका बड़ा रोल रहा। उन्होंने पसमानदा मुस्लिम महाज भी बनाया, जो बाद में ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज बना। तो ये 90 का दशक एक तरह से पसमानदा पहचान के दोबारा मजबूती से सामने आने का दौर था। हाँ, कह सकते हैं। अलग अलग पसमानदा जातियों से नए नेता आ रहे थे। मसावात की जंग जैसी किताबें, पसमानदा आवाज जैसी पत्रिकाएं छप रही थीं। और सबसे बढ़कर पसमानदा शब्द को एक सामूहिक पहचान के तौर पर अपनाया जा रहा था। मतलब आंदोलन एक नए फेज में जा रहा था, जिसमें शायद वैचारिक स्पष्टता ज्यादा थी। और फिर 2007 में एक और किताब आई जिसने काफी हलचल मचाई, मौलाना मसूद आलम फलाही की हिंदुस्तान में जात पात और मुसलमान। जी हाँ, ये किताब बहुत अहम साबित हुई। लेख कहता है कि इस किताब ने पहली बार इस्लाम के अंदर जातिवाद की जड़ों को और उसके जो कथित धार्मिक आधार बनाए गए थे, उनको अकादमिक और मजहबी दलीलों के साथ चुनौती दी। और ये किताब उर्दू में थी, फिर भी काफी फैली। हाँ, उर्दू में होने के बावजूद ये पसमानदा लोगों के बीच बहुत तेजी से फैली। इसने लोगों को हिम्मत दी कि वो जातिवाद के तथाकथित इस्लामी आधार पर सवाल उठा सकें, अपने ही धर्म ग्रंथों और इतिहास की रोशनी में। ये दिखाता है कि जब समुदाय के अंदर से कोई बौद्धिक या धार्मिक समीक्षा आती है, तो वो कितनी असरदार हो सकती है। वो जमी जमाई व्यवस्था को हिला सकती है। तो आज क्या सूरत हाल है? क्या ये आंदोलन और संगठन अभी भी काम कर रहे हैं? लेख के मुताबिक बिल्कुल कर रहे हैं। कई पुराने और नए संगठन, नए लोग इस काम में लगे हैं। जैसे गाजीपुर यूपी से डॉक्टर एम इकबाल का नाम है। वो पिछले 30 सालों से कम्युनिस्ट, बहुजन और पसमानदा आंदोलनों से जुड़े रहे हैं। मेरी आवाज सुनो नाम की पुस्तिका लिखी है उन्होंने। पसमानदा मुस्लिम मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष भी रहे हैं और पसमानदा पहल नाम की पत्रिका भी निकालते हैं। और बिहार के दरभंगा से डॉक्टर अयूब राइन का भी जिक्र है। जी, डॉक्टर अयूब राइन, वो अकादमिक स्तर पर इस विमर्श को बहुत आगे ले जा रहे हैं। 2009 से एक अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च जर्नल निकाल रहे हैं, जर्नल ऑफ सोशल रियलिटी। उनकी किताबें हैं दलित मुसलमान, 2 भागों में, पमारिया। ये सब बहुत महत्वपूर्ण शोध हैं। और वो कोई संगठन भी चलाते हैं? हाँ, 2012 से दलित मुस्लिम समाज के संयोजक हैं और दलित मुसलमानों का मेला जैसा एक अनोखा आयोजन भी करते हैं। तो मतलब कई तरह से काम हो रहा है, अकादमिक भी, जमीनी भी। बिल्कुल। डॉक्टर राइन जैसे लोग रिसर्च और दस्तावेजीकरण कर रहे हैं। डॉक्टर इकबाल जैसे लोग जमीनी सक्रियता में हैं। जो पुराने नेता थे, डॉक्टर एजाज अली, शब्बीर अंसारी, अली अनवर, उनके बनाए संगठन भी चल रहे हैं। और नई पीढ़ी? हाँ, वो भी आ रही है। लेख में फजल सिद्दीकी और अब्दुल्ला मंसूर जैसे युवाओं का जिक्र है। वो द पसमानदा डेमोक्रेसी जैसे ऑनलाइन पोर्टल और यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। मतलब इस बहस को डिजिटल स्पेस में मेन स्ट्रीम मीडिया तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आंदोलन नए जमाने के तरीके अपना रहा है। जी, जो कि किसी भी आंदोलन के जिंदा रहने के लिए जरूरी है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का निचोड़ निकालें, तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? देखिए, ये कहानी सबसे पहले तो ये बताती है कि भारतीय मुस्लिम समुदाय कोई एक मोनोलिथिक, एक जैसा समूह नहीं है। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। इसके अंदर बहुत गहरी सामाजिक और आर्थिक परतें हैं। ऊंच नीच है, खासकर जाति के आधार पर। पसमानदा आंदोलन इसी नाइंसाफी के खिलाफ एक बहुत लंबे, उतार चढ़ाव वाले लेकिन लगातार चलने वाले संघर्ष का नाम है। ये बाबा कबीर की अकेली आवाज से शुरू हुआ, आसिम बिहारी के संगठित अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन तक पहुंचा, फिर बिखरा भी, और अब नए रूपों में, नए चेहरों के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ फिर से अपनी जगह बना रहा है। और इस पूरे सफर में कुछ चीजें बार बार सामने आती हैं, जैसे सामाजिक बराबरी और न्याय की वो कभी न खत्म होने वाली तलाश। बिल्कुल। अशराफ वर्चस्व से लड़ने की चुनौती, अंदरूनी फूट से जूझना, चाहे वो जाति के नाम पर हो या मसलक के नाम पर। शिक्षा और संगठन बनाने की अहमियत। हाँ, और देश का जो बड़ा राजनीतिक माहौल बदलता है, जैसे बंटवारा हुआ या मंडल कमीशन आया, उसका आंदोलन पर क्या असर पड़ता है।
और सबसे बढ़कर अपनी पहचान, अपने सम्मान और अपने हक के लिए लड़ते रहने का वो जज्बा। सही कहा। ये इतिहास सिर्फ मुसलमानों के अंदरूनी समाज को समझने के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे भारतीय समाज और राजनीति की जो जटिलताएं हैं उनको समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आजादी के इतने साल बाद भी सामाजिक न्याय का सपना पूरी तरह हकीकत क्यों नहीं बन पाया है। और इसी सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इस लंबे संघर्ष के इतिहास, अंदरूनी चुनौतियों और बाहरी राजनीतिक दबावों को देखते हुए भारत में पसमानदा समुदायों के लिए सच्ची मसावात यानी बराबरी हासिल करने की राह में आगे कौन से नए मौके हैं और कौन सी बड़ी चुनौतियां। उम्मीद है इस चर्चा ने इस बहुत जरूरी विषय पर और जानने और सोचने की आपकी इच्छा को जगाया होगा। धन्यवाद। धन्यवाद।